हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उन सभी भाषाओं में करती हूँ आपका अभिवादन। जैसे कि आपको पता है, हमारी यूनिट थर्ड चल रही है, जिसमें हमने इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट वीक में। और अब हम आ गए हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। आज हम थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ में आईक्यू के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, तो सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट चेक करके मुझे बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, तो जिसमें हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स के बारे में। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है, और संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं इसको। संवेग जो हमारे हर मनुष्य के उठते हैं। संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है? जैसे गुस्से आ रहा है तो उसका संवेग उठता है, यानी कि उसके इमोशंस उठते हैं। हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है, अ, किसी के साथ में आपको अटैचमेंट हो रहा है, तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल एक्टिविटीज होती है। तो मतलब आपके मनुष्य के शरीर में, मन में, मस्तिष्क में इस तरीके की उतार चढ़ाव, उधेड़ बुन चलती रहती है, जिसको कहते हैं हम संवेगात्मक प्रवृत्ति, है ना। और बौद्धिक प्रवृत्ति अलग होती है, संवेगात्मक प्रवृत्ति अलग होती है। जब बौद्धिक प्रवृत्ति की बात की जाती है तो उसमें इंटेलिजेंस, अकेले इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वहां कोई इमोशंस नहीं होते। लेकिन आपके इमोशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके जीवन में, आपकी सक्सेस के लिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अलग अलग तरीके के जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना क्या मत दिया है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी पढ़ी थी वो किसने दी थी? गोल्डमैन ने। तो उन्होंने क्या कहा है कि क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के तत्व या कंपोनेंट्स। तो गोल्डमैन के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयरनेस, मोरल मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्व जागरूकता, मोरल मैनेजमेंट मतलब मनोदशा प्रबंधन, सेल्फ मोटिवेशन मतलब स्व प्रेरणा, एम्पैथी मतलब परा अनुभूति, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप मतलब संबोधन का संबंधों का प्रबंधन। तो ये सारी जो तत्व है ना, ये दिए थे किसने? गोल्डमैन ने। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस है, यानी उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो क्या होगा? खुद जागरूक होगा। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार उसके लिए कोई और व्यक्ति आए उसे मोटिवेट करने के लिए। स्व जागरूक होगा, उसके अंदर अपने आप में अवेयरनेस आएगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी। मतलब अगर उसे स्टडी करनी है तो किस तरीके से स्टडी करे, पढ़ाई उसने कर ली है, उसके बाद उसको जॉब पर जाना है तो किस तरीके से अपना रिज्यूम पोस्ट करे, कैसे आगे बढ़े। जरूर हर वक्त ना उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व रहेगा, अपने आप को बैलेंस रखेगा, अपने करियर पर फोकस करके अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर वो ध्यान देगा। तो उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, उसका दिमाग, उसका मन बैलेंस होगा और खुद में जागरूक होगा। दूसरा, मोरल मैनेजमेंट की बात आ जाती है, मनोदशा प्रबंधन। देखिए, जीवन अगर है तो जीवन में उतार चढ़ाव होंगे। आपके जीवन में हर व्यक्ति कभी भी हमेशा खुश नहीं रहता, कोई व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रहता। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान, हर्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो बहुत खुशी देते हैं। तो उन दोनों ही तरह की कंडीशन में अपने आप को स्टेबल रखना मनोदशा प्रबंधन कहलाता है। तो जो व्यक्ति इमोशनली बैलेंस होता है, इंटेलिजेंट होता है इमोशनली, वो अपनी मनोदशा को स्टेबल कर लेता है। और जो नहीं कर पाते हैं, वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गलत अगर उनके साथ में हो रहा है तो और भी ज्यादा गलत कदम उठा लेते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा, कई सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर उनकी मनोदशा इतनी खराब हो जाती है कि उनको पागल खाने जाना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट का
हेल्प लेना पड़ता है, एंजाइटी डिप्रेशन वाली स्थितियां आ जाती हैं, उनकी थेरेपीज होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनका मनोदशा प्रबंधन सही नहीं होता है ना। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, स्वप्रेरणा। देखिए, दो तरीके की मोटिवेशन होती है। जब हम मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहर से हमें मिलता है, एक होता है इंटरनल जो कि हमारे अंदर से आता है। ठीक है, बाहर से हमें मोटिवेशन कैसे मिल सकता है? टीचर्स के थ्रू, मैगजीन्स पढ़कर, किसी तरीके की चैनल में कोई मूवी आ रही है उसको देखकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी बातें सुनकर, अलग अलग तरीके के जो कहना चाहिए कोड लाइन होती है, नोट्स होते हैं, ठीक है, उनको पढ़कर, ठीक है, तो उससे आपकी बाहर मोटिवेशन मतलब कि बाहर से आपको प्रेरणा मिलती है। लेकिन इनर मोटिवेशन कैसे आता है कि अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम है, आप उसमें क्लियर नहीं कर पाए, या कोई जगह पर आपको जाना था, किसी तरह का इंटरव्यू था, आप नहीं क्लियर कर पाए, तो आप निराश ना हो, बल्कि आपके अंदर खुद से आपको मोटिवेशन मिले कि शायद मेरी ही जो काम करने की शेड्यूल था वो सही नहीं था, मेरा टाइम टेबल सही नहीं था, अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करूंगा। मतलब खुद की प्रेरणा हो, किसी और को जरूरत ना पड़े आपको मोटिवेट करने के लिए, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर पाए। ठीक है, इम्पैथी होती है, परानुभूति, किसी तरह से आपको ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जो कि आपको बताएं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो वो हो जाती है आपकी परानुभूति। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा कम ध्यान देने वाला एस्पेक्ट है ये हमारे देश में। क्योंकि हम लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं बहुत सारी चीजों को। अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमें लगता है हाँ ये तो सबके पास है, ऐसा नहीं होता है। सबके पास सारे रिश्ते नहीं होते, और जब सारे रिश्ते आपको मिल रहे हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। हर रिश्ते को आपकी वक्त की जरूरत होती है, उनको प्रॉपर टाइम देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे रिस्पेक्ट लेना बाद में, पहले देने की बात सोचनी चाहिए। और जब हम इस तरह का काम करते हैं तो हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, और उनमें एक तरह का अटैचमेंट विद्यमान रहता है। और अगर इस तरह से नहीं होता है तो इमोशनल रिलेशनशिप जो होते हैं, हमारे सारे रिलेशनशिप टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर दुख तकलीफ होती है तो वो इसी कंडीशन में होती है जब उसके संबंध विच्छेद होते हैं, है ना। तो इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोलमैन के हिसाब से ये सारी ही चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स माने गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कूपर के अनुसार कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के तत्व हैं। तो कूपर के अनुसार क्या है, पढ़ लेते हैं। कूपर ने क्या कहा है, संवेगात्मक बुद्धि के लिए उन्होंने भी इसके तत्वों को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा है करंट एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है आपकी बुद्धि पर, इमोशनल लिटरेसी का, इमोशनल इंटेलिजेंस और वैल्यू एटीट्यूड का, इमोशनल आउटकम्स, ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो कूपर के अकॉर्डिंग करंट एनवायरनमेंट मतलब कि तात्कालिक पर्यावरण, इमोशनल लिटरेसी मतलब संवेगात्मक साक्षरता, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक प्रतिबद्धताएं, और संवेगात्मक बुद्धि, मूल्य और अभिवृत्ति मतलब कि वैल्यू और एटीट्यूड। इसके साथ में इमोशनल आउटकम्स यानी कि इमोशनल आउटकम्स जो संवेगात्मक निष्पत्ति होती है, वो सारी चीजें हैं जो कंपोनेंट्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू कूपर। ठीक है, अब करंट एनवायरनमेंट मतलब जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप अभी हैं, वो एनवायरनमेंट आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत फर्क करता है। मतलब अगर सपोज करें कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाए, सपोज अभी भूकंप के झटके आए थे एक दिन, है ना, तो उस दिन अगर आप घर पे हो, आपने न्यूज चैनल में देखा कि भूकंप के झटके आए, मतलब करंट एनवायरनमेंट जो है वो हॉच पॉच हो गया, और उस कंडीशन में आपके जो सारे काम धाम जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब साइड में, आपको ये लगता है कि मैं जल्दी से कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर रहूं और छत गिर जाए, ऐसा लगता है ना। तो
वो सारी कंडीशन, तो आपका एनवायरनमेंट, आपको जो करंट एनवायरनमेंट है वो आपकी इमोशंस पर बहुत ज्यादा फर्क डालता है। इमोशनल लिटरेसी मतलब किसके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, कब किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए। कहते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं हो क्या, मतलब तुमको नहीं पता है बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुमको नहीं पता है कि लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं, तुमको नहीं पता है कि इस सिचुएशन में कैसे रहना है। मतलब आपको संवेगात्मक लिटरेसी, साक्षरता की जरूरत होती है ताकि आप समझ पाओ किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक प्रतिबद्धताएं। कौन कौन सी ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जो आपको इमोशनली करनी चाहिए, है ना, उसकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। वैल्यू और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो इंडिया में यानी कि भारत में बहुत महत्व रखती है वैल्यूज। हमारे यहाँ छोटी छोटी से घरों में लड़ाइयां इसी बात पे सो जाती हैं कि अगले ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, अगले ने हमसे प्रणाम नहीं किया, जो आया उसने मेरे पैर नहीं पड़े, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इस वजह से ही इशू क्रिएट हो जाते हैं। तो वैल्यूज का मतलब है कैसे आपको अपने जो मोरल एथिक्स हैं उनका पालन करना है और उस हिसाब से अपने एटीट्यूड का निर्माण करना है, ठीक है। फिर आता है इमोशनल आउटकम्स, जो कुछ भी मतलब सब कुछ आपने किया ना, उसके बाद परिणाम क्या मिल रहा है। सपोज आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से आप उसके साथ बिहेव करते हैं और उसके बाद उससे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो खराब हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है, तो आपके इमोशनल जो तत्व है ना वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू कूपर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं स्टूबर्ग और बागर के अनुसार कौन कौन से तत्व है, ठीक है। बागर, इन्होंने क्या कहा है, पहला इन्होंने कहा है स्वव्यवस्थापन। स्वव्यवस्थापन, स्वव्यवस्थापन। दूसरा इन्होंने कहा है पर व्यवस्थापन। तीसरा जीवन वृत्ति। इसको कहा जाता है मैनेजिंग सेल्फ। इसको कहा जाता है मैनेजिंग अदर। और इसको कहा जाता है मैनेजिंग करियर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वागर एंड स्टूबर्ग, इनके साथ में स्टूबर्ग भी है। वागर और स्टूबर्ग, इन्होंने कहा कि का जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसके 3 तत्व माने इन्होंने। पहला माना स्वव्यवस्थापन, कि आप अपने आप को व्यवस्थित करिए। और फिर आता है पराव्यवस्थापन, मतलब दूसरों को व्यवस्थित कीजिए। और जीवन वृत्ति, अपने आप का जो आपका करियर है उसको व्यवस्थित कीजिए। इन तीनों चीजों से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस व्यवस्थित हो सकता है अकॉर्डिंग टू वागर एंड स्टूवर्ट, है ना। तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक आपकी जो एक्चुअल इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, जो बौद्धिक बुद्धि होती है, उससे इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में ये पाया गया था
कि प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों का सामान्य बुद्धि IQ, सामान्य बुद्धि लब्धि यानी IQ का भावी करियर की सफलता पर कोई संबंध नहीं था, जबकि उच्च संवेगात्मक यानी कि EQ इमोशनल कोसेंट का भावी बौद्धिक कैरियर संबंधी बातों पर संबंध पाया गया था। ठीक है। इसके अलावा स्टेनबर्ग ने ये कहा है कि दुनिया में केवल बुद्धि IQ के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, जबकि भावनाओं यानी कि EQ की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट कूपर यानी कि वो जिनके बारे में भी हमने पढ़ा के अनुसार केवल बौद्धिक चिंतन मानव जीवन को नीरस बना देता है, जबकि संवेगात्मक बुद्धि उसे सरल बनाने का कार्य करती है। यह व्यक्तित्व के विकास की कुंजी है। ठीक है। एक रोबोट में और एक ह्यूमन में यही डिफरेंस होता है कि रोबोट किस तरीके से काम करता है, उसको जिस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, तो उसमें प्रोग्राम में इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। उस प्रोग्राम में क्या रोल होता है कि आपको ये करना है और ये आपको इस तरह से करना है, जबकि मनुष्य में इमोशंस होते हैं। चाहे कोई कितना भी इसको नकार दे, लेकिन इमोशनल अगर व्यक्ति के संबंध, उसके इमोशंस, उसके सारी बातें जो संवेग पर निर्भर करती हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ठीक है। और ये बात कोई एक नहीं बल्कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने किसमें की है, अपने अपने रिसर्चेस में पाई है और कही है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इमोशनल इंटेलिजेंस की, EQ की, मतलब इमोशनल कोसेंट की कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हम बुद्धि लब्धि के बारे में भी पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, पर EQ की बात कर लेते हैं। EQ कहा जाएगा इसको क्या, इमोशनल कोसेंट। कैसे निकालेंगे इसको, EA डिवाइडेड बाई CA। अब EA क्या है, इंटू 100। EA क्या है आपकी इमोशनल एज, और CA क्या है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। अगर आपको EQ निकालना है तो क्या होगा, EA अपॉन CA इंटू 100। EA हो जाएगी आपकी इमोशनल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये भाई है क्या चीजें, तो देखिए इमोशनल एज का मतलब हो जाएगा आप अगर आज अभी इस समय आपकी 20 साल उम्र है, तो क्या आपके इमोशंस जो हैं वो भी 20 साल के बच्चे के हिसाब से हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे के हिसाब से रो देते हो, या 2 साल बच्चे के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी करते हो। तो इमोशनल एज बटे क्या हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज, आपकी वास्तविक आयु, है ना। तो ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संवेगात्मक आयु। संवेगात्मक आयु, और ये हो जाएगी आपकी वास्तविक आयु। ठीक है। इसी तरीके से आपका IQ भी निकलता है ना। IQ में क्या हो जाता है, IQ बराबर आपकी मेंटल एज, मतलब आपकी मानसिक आयु जो है वो डिवाइडेड बाय आता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है। तो उसमें IQ हम निकाल लेते हैं, मतलब व्यक्ति की जो उम्र है, वास्तविक आयु है। सपोज करते हैं एक बच्चा है, इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम है A। EQ हम निकालें उसका, तो अगर वो है इस समय पे 25 साल का,
तो उसकी वास्तविक आयु में हम लिखते हैं 25, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो 5 साल के बच्चे के हिसाब से उसके इमोशंस काम करते हैं, और इंटू कर दे हम 100, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 5 एकम 5, पचम 25, 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया कितना, 20, ठीक है। तो उसकी आ गई केवल 20, ठीक है। EQ कितना आ गया, केवल 20% उसका EQ है। सोचो कि वो व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा चीजों को, है ना। अब आप अपने घरों में लोगों को देखिए, अब इसकी कई अलग अलग स्केल हैं जिससे कि निकाली जाती है आपकी इमोशनल एज। ऐसा नहीं है कि अपने मन से आपने डिसाइड कर दिया कि कितनी इमोशनल एज होगी या फिर कितनी मानसिक एज होगी। इनके स्केल्स हैं, इनके टेस्ट हैं पूरे के पूरे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। कि टेस्ट हैं जिनसे बुद्धि परीक्षण किया जाता है, इमोशनल बुद्धि परीक्षण भी किया जाता है। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई आप किस हिसाब की आपकी इमोशनल एक्टिविटीज है। जैसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि अगर आपके घर में अचानक से आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से 5-7 गेस्ट आ जाते हैं और आप अकेले हैं घर में, आपको उनको एंटरटेन भी करना है, उनका खाना पीने का सब इंतजाम भी करना है, उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करोगे, गुस्सा आएगा आपको, या आप उनको भगा दोगे, या फिर आप उनको छोड़कर अपने घर से बाहर निकल जाओगे, या आप उनसे कह दोगे कि अभी कोई घर में नहीं है, आप कल आना, किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, या फिर आप उनका सारा ही जो भी अरेंजमेंट है उनको सब प्रोवाइड करोगे, और साथ ही में उनको फिर ये भी एक्सप्लेन करोगे कि आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना है, उनको कंफर्टेबल करने के बाद फिर आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो हर एक व्यक्ति का किस तरीके का इसमें रिएक्शन होगा उससे डिसाइड किया जाएगा उसकी इमोशनल एज जो है वो कैसे निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जिसकी मैंने यहाँ पर बात करी उसकी केवल कितनी आ रही है, 20% आ रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही कमजोर है ये व्यक्ति इमोशनली, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी लड़ने लगेगा, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, कहते हैं बहुत मैच्योर व्यक्ति है ना। और मैच्योर व्यक्ति है, उसका 25 साल की उम्र है, और 25 साल के हिसाब से ही उसका मेंटल जो है वो काम करता है। तो 25 से कम 25, यहाँ पर आया 100, तो मतलब 100% वो व्यक्ति EQ रखता है, उसका 100% EQ काम करता है ना। तो ये हो गया आपका EQ। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, IQ भी निकालते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि को कैसे चेक किया जाता है। अभी जो मैं बात करी थी ना, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो परीक्षण कैसे किए जाते हैं, तो पहली जो मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली मेथड है सेल्फ रिपोर्ट मेथड। सेल्फ रिपोर्ट मेथड, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, इसमें क्या किया जाता है, इन परीक्षणों में व्यक्ति स्वयं प्रश्नों के उत्तर देकर संवेगों को प्रक्षेपण के द्वारा व्यक्त करता है। उसकी अनुक्रिया के आधार पर उसके संवेगात्मक बुद्धि EQ का मापन किया जाता है। इस विधि द्वारा बार ने EQI, इसको नोट कर लीजिएगा, बार ने EQI तथा कूपर ने EQ मैप का निर्माण किया और इन परीक्षणों का निर्माण किया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, हिंदी में इसको कहा जाता है स्वप्रतिवेदन विधि। स्वप्रतिवेदन विधि, ठीक है। इसमें
क्या किया जाता है स्व प्रतिवेदन में, आपको खुद ही अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने पड़ते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपकी ईक्यू क्या है। अब बार एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने इसके लिए EQI यानी कि इमोशनल कोसेंट आई का निर्माण किया और कूपर ने EQ मैप परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, दूसरा परीक्षण का जो मेथड है उसको देख लेते हैं हम। दूसरा मेथड क्या है, पर प्रतिवेदन विधि, इसको कहा जाता है अदर रिपोर्ट मेथड। ठीक है, पर प्रतिवेदन विधि। अब इसमें क्या किया जाता है, इन परीक्षणों में किसी व्यक्ति के संबंध में उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की जाती है और बायजिस ने, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। बायजिस, इसको हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, आप जैसे पढ़ सकते हैं उसको पढ़िएगा। बायजिस ने प्रश्नावली निकाली है इन्होंने, इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी। ECI। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है ECI का फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे, इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी। ठीक है, किसने बनाया है, ये बायजिस ने बनाया है। इसमें क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करना है या जानना है, उसके बारे में किसी दूसरे से चर्चा की जाती है, उससे पूछा जाता है कि वो कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है योग्यता परीक्षण विधि, एबिलिटी टेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट आती है, ये दूसरे नंबर की है और ये तीसरे नंबर की, एबिलिटी टेस्टिंग मेथड। इसमें लोगों ने मतलब क्या किया जाता है, इस विधि में माना जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि का ही अंग है जिससे योग्यताओं के समूह के रूप में देखा जा सकता है। उसमें सम्मिलित योग्यताओं का मापन उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि योग्यताएं मापी जाती है ना, किसी और की योग्यता के हिसाब से उसमें मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की मेथड है। इसमें मेयर, सॉल्वे और कार्सो ने अपना स्केल दिया था जिसको MCEIT, नोट कर लीजिएगा इसको, MSCEIT। ठीक है, मेयर, सॉल्वे एंड कोर्स ने इस बुद्धि का परीक्षण, इमोशनल बुद्धि परीक्षण के बारे में अपनी बात कही थी। ठीक है, तो ये हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग है, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो करते हैं इस क्लास को यहीं पे फिनिश। कल हम पढ़ेंगे आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट, और इंटेलिजेंस टेस्ट को कौन कौन से टेस्ट हैं, साथ ही साथ में इमोशनल
क्वोशेंट तो हो गया, आपको मैंने आईक्यू के बारे में बता दिया, बट आईक्यू को इस तरीके से नापा जाता है। नापने के बाद में कितने % आईक्यू के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो टेस्टिंग वाला पोर्शन जो है वो आईक्यू का हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें इंटेलिजेंस पोर्शन जो है हमारा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? और भी कुछ रह जाता है तो देख लेते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी है, मेटाकॉग्निशन, क्रिएटिविटी है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो करते हैं यहीं पे फिनिश। सभी को गुड नाइट, और कल फिर मिलते हैं क्लास में। अगर अच्छी लगती है क्लास तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना, और जितने भी लोग हैं उनसे शेयर जरूर करना, ताकि ये जो हमारी सेल्फ लर्निंग की फैमिली हो बड़ी बड़ी हो जाए, जल्दी से बड़ी हो जाए। ठीक है, चलो कल इस क्लास को यहीं फिनिश, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।